नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी द्वितीय, बीए द्वितीय, जितने भी द्वितीय वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए उनके आधार पाठ्यक्रम हिंदी, जिनमें दिया गया है चोरी और प्रायश्चित, जो महात्मा गांधी जी का एक निबंध है, उसे हम आपके समक्ष लाए हैं। तो चलिए चोरी और प्रायश्चित का अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद इससे चोरी और प्रायश्चित निबंध से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, उसका भी हम अध्ययन साथ में करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में, मुख्य एग्जाम में आएंगे, वो सभी प्रश्न को उत्तर सहित हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए देखते हैं चोरी और प्रायश्चित निबंध जो महात्मा गांधी जी का है। मांसाहार के समय के और उसके पहले के अपने कुछ दोषों का वर्णन करना अभी रह गया है। वे या तो विवाह से पहले के हैं या कुछ ही बाद के। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। किनको लग गया था? महात्मा गांधी जी और स्वयं के बारे से लिखे हुए चोरी और प्रायश्चित, जो हेडिंग दिया हुआ है मित्रों, याद रखिएगा, उसी से ही निबंध उसी के वो पे लिया गया है, उसी के अनुसार लिया गया है। तो देखते हैं। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। किनको? महात्मा गांधी जी को बीड़ी पीने का शौक लग गया था। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फ़ायदा है अथवा गंध में आनंद है, पर हमें लगा सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मज़ा है। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें बीड़ी फूकने की इच्छा हुई। कौन? महात्मा गांधी जी और उनके एक मित्र, दोनों क्या है, उसे केवल आनंद के लिए अपने काका जी को देख के वे भी बीड़ी को पीने की उनकी भी इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे नहीं उनके पास, या पैसे नहीं थे, इसलिए काका जी के पीने के बाद बीड़ी के जो ठूठ फेंक देके हमने उन्हें चुराना शुरू किया। क्या किया? जो काका जी उनके बीड़ी पीते थे, उनके बचा हुआ ठूठ को जो फेंकते थे उसे चुरा कर वे पीने लगे। पर बीड़ी के ठूठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। जो बचा हुआ कुचा रहता है मित्रों, उनमें से कहाँ से धुआं निकलेगा? जो बचा हुआ ठूठ रहता है बीड़ी पीने के बाद, तो उनसे धुआं नहीं निकलता था, तो उन्हें और हर समय वो क्या ठूठ मिल भी नहीं पाते थे। इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों से हमने बीच बीच में 1 पैसा चुराने की आदत डाली। और उनके यहाँ जो नौकर आते थे उनके जेब से देखिए वो महात्मा गांधी जी पैसा चुराने लगे और हम बीड़ी खरीदने लगे। पैसे से क्या बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कहाँ। हम जानते थे कि बड़ों के देखते ही तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना एक प्रकार का पौधा होता है जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूके जा सकते हैं। हमें उन्हें प्राप्त किया और फूकने लगे। देखिए, एक पौधा होता है, उससे क्या है, उनको पता चला कि उनके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और वो फूक सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी और उनके मित्र क्या करने लगे? उसे ही जलाकर फूकने लगे। पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। पराधीनता जैसा होता है ना कि हम कैद में हैं, वो हम उन्हें लगा कि हम कैद में हैं। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम उब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय किया। पर आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन दे? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। उन्होंने बचपन में सुना था क्या है, धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो जाती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया कि हम शाम में वो जो धतूरे के बीज है उसे सेवन करेंगे, खाएंगे। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों ना पराधीनता ही सह लिया जाए। फिर भी 2-4 बीज खाए, अधिक खाने की हिम्मत ही न पड़ी। दोनों मौत से डरे, यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर जाकर दर्शन कर कर शांत हो जाए और आत्महत्या की बात भूल जाए। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं है ना। देखिए मित्रों, क्या है, आत्महत्या का विचार करना सरल है लेकिन आत्महत्या करना सरल नहीं है। इसलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी तो देता है, मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है। तो यह कहना ठीक होगा कि कोई असर होता ही नहीं, क्योंकि आत्महत्या करने अत्यंत ही कठिन है।
आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों जूठी बीड़ी चुराकर पीने की और उस नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूकने की आदत भूल गए। फिर कभी बड़ेपन में पीने की कभी इच्छा नहीं हुई। वो उनकी क्या बचकाना हरकत थी और आत्महत्या करने की कोशिश की मित्रों वे, लेकिन वो आत्महत्या नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि हम बड़ों की आज्ञा ही मान लेना सही है। मैंने हमेशा यह माना कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। दुनिया में बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सकता हूँ। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। बीड़ी के ठूठ चुराने और इसी के सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने की दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। देखिए मित्रों, और क्या उनसे क्या और दोष होता है, उनसे और क्या, वो चुरा के जो ठूठ पीते थे उनके लिए वो क्या है, नौकर से पैसे चुराते थे, नौकर के पैकेट से। और क्या करते हैं देखिए, बीड़ी के दोस्त के समय मेरी उम्र कितनी थी, 12 साल थी जब वो बीड़ी पीते थे, शायद इससे कम भी हो। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र कितनी थी, दूसरा चोरी किया वो 15 साल में। यह चोरी क्या थी देखिए, मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े थे। वो सोने के जो कड़े पहने थे उनके टुकड़े को चोरी किए थे। उन पर मामूली से लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया आगे कभी चोरी करूँगा ही नहीं। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। उनको लगा कि मैंने जो चोरी किया है मैं उन पिताजी के सामने स्वीकार कर माफ़ी मांग लूँ, लेकिन उनसे क्या, उनके मुंह वहाँ पे नहीं खुली। पिताजी स्वयं मुझे पीटेंगे इसका डर तो था ही नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कभी हम में से किसी भाई को पीटा हो, पर खुद दुखी होंगे, साथ सिर फोड़ लें। मैंने सोचा कि यह जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं होगी। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। क्या किया, वे अपने दोष स्वीकार करने के लिए क्या किया मित्रों, अपने पिताजी को चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके दिमाग में आइडिया आया। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दे दी। उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने चिट्ठी लिखा और अपने पिताजी के हाथ में थमा दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाहिए। आग्रहपूर्वक विनती की कि वे अपने को दुख में न डालें और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। मैंने कांपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे। उनके पिताजी क्या भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आँखों से मोती की बूंदें टपकी। किनके, उनके पिताजी की। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे थे, सो वापस लेट गए। मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र आज भी संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों की उस प्रेम बाढ़ ने मुझे भेद डाला। मैं शुद्ध बना। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि मेरा पश्चाताप, उन्होंने अपना क्या पत्र में लिख के वो अपने पिताजी को दिए, तो पिताजी क्या है, उनकी जो समझदारी उसे देख के हुए एकदम वो उनके आँख से आंसू गिरने लगे और उसी समय उन्हें लगा कि आज मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभव ही जान सकता है। राम बाण वाग्या रे होते जाने, अर्थात राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो वही इसके प्रभाव को जान सकता है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतना अपार शांति जो धारण की मेरे विचार, उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। उन्होंने क्या, पिताजी के सामने अपनी जो भी चोरी है, सारे अपराध है स्वीकार कर लिए, तो उनका प्रायश्चित हो गया। मैं जानता हूँ कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और उनका महान प्रेम और भी क्या महात्मा गांधी जी के लिए बढ़ गया। ये हमने देखा मित्रों, चोरी और प्रायश्चित जो विभिन्न द्वितीय
वर्ष के छात्रों के लिए हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अब हम देखते हैं। चलिए, महात्मा गांधी चोरी और प्रायश्चित निबंध को पढ़ने के बाद उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लाए हैं पूरे उत्तर के साथ। उत्तर सहित हमने प्रश्नों का संग्रह आपके समक्ष लाए हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला है, महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय देते हुए चोरी और प्रायश्चित के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा इसे एक प्रकार से और प्रश्न किया जा सकता है मित्रों। देखो, विभिन्न प्रकारों से इस प्रश्न को घुमा के किया जा सकता है, जिसका उत्तर एक ही है। चोरी और प्रायश्चित गांधी जी की आत्मकथा का महत्वपूर्ण अंश है। इस पाठ के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जो चोरी और प्रायश्चित तो क्या है मित्रों? महात्मा गांधी जी की स्वयं की कथा है, अपने जीवन के एक अंश को लेके हमारे समझ प्रस्तुत किए हैं। चोरी और प्रायश्चित निबंध का सारांश लिखिए। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुशल अध्येता, साहित्य प्रेमी, कुशल विचारक और एक सफल लेखक भी थे। भारत में उन्होंने नवजीवन नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित किया था। क्या? नवजीवन नामक। आगे चलकर इसका हिंदी प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। उन्होंने सत्य के प्रयोग आत्मकथा का लेखन किया। इसी आत्मकथा का अंश है चोरी और प्रायश्चित। महात्मा गांधी ने समस्त विश्व को सत्य, अहिंसा, त्याग का पाठ पढ़ाया था। है महात्मा गांधी जी ने हमको क्या? सत्य, अहिंसा और त्याग का पाठ पढ़ाया था। उनके जीवन जीवनी देखते हैं। जीवन परिचय। महात्मा गांधी जी का जन्म लगभग सभी जानते हैं मित्रों, लेकिन फिर भी हम अध्ययन करते हैं चोरी और प्रायश्चित निबंध के आधार पर। जो भी निबंधकार हैं, जिनका हमको निबंध हम लाए हैं, उनका जीवन परिचय देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही जरूरी है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो उसका चलिए हम देखते हैं जीवन परिचय। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गृह क्षेत्र में हुई। मोहनदास का लालन पालन वैष्णव मत में परिवार में हुआ। 1887 में मोहनदास गांधी ने मुंबई यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वकालत की शिक्षा के लिए वे कहाँ गए? विलायत गए मित्रों। स्वदेश लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की। सत्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त होने के नाते वे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। अहिंसा को अपना अस्त्र बनाकर सत्य के मार्ग पर चलते उन्होंने अंग्रेजों से अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी। भारत को स्वतंत्र कराने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। 30 जनवरी 1948 को गोली लगने से उनका क्या है? स्वर्गवास हो गया। मृत्यु कब हुई मित्रों? उनके 30 जनवरी 1948 को। देखते हैं कि चोरी क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक अपने पास रख लेता है अथवा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी अन्य की चल संपत्ति पर अपना अधिकार जताना क्या है? चोरी कहलाता है। किसी कार्य को छिपा कर करना भी चोरी ही है। प्रायश्चित क्या है मित्रों? जब अपने किसी व्यवहार से सामने वाले को ठेस पहुंचे या पीड़ा हो, उसे भाव को महसूस करना और उस भूल को सुधारने के लिए प्रयास करना प्रायश्चित है। जैसे गांधी जी ने अब चोरी की, अपने भाई के कड़ा चुराया, लेकिन अपने पिताजी को पत्र के माध्यम से लिख के सारी गलतियां स्वीकार की, वही प्रायश्चित है। मन में पीड़ा का भाव उत्पन्न होना, अपनी गलतियों की क्षमा याचना करना भी प्रायश्चित है। देखते हैं चोरी और प्रायश्चित अंश का उद्देश्य क्या है। इस निबंध का उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा के एक अंश में यह स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी जी सत्य की आराधना करते थे। अपने जीवन के महत्वपूर्ण भाग में जब उनके भीतर नशे की महत्वाकांक्षा उद्घटित हुई तो उन्होंने चोरी का मार्ग अपनाया। कुविचार, उतावलापन, झूठ बोलना, द्वेष करना, किसी का बुरा चाहना, संसार की आवश्यक वस्तुओं को अपनाने के लिए हिंसा का मार्ग चुनना, आत्महत्या का प्रयास करना, ये सारे विचार युवा में उठना स्वाभाविक है। उस समय ऐसा उम्र रहता है कि सारी चीज़ें होना स्वाभाविक था, पर इन भाव को उनके दूरगामी परिणामों पर यदि समय रहते विचार कर लिया जाए तो यह सारे मार्ग गलत नजर आते हैं। जीवन दर्शन के गूढ़ रहस्य को इस अंश में बखूबी व्याख्यायित किया गया है। गलती पर पछतावा करना, अपनी गलती को स्वीकारना सहज नहीं, पर प्रायश्चित के माध्यम से गलती को सुधारने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। आत्महत्या का विचार करना आसान है, इसलिए ऐसे विचार बहुत आसानी से मानव मस्तिष्क में आ जाते हैं, पर इस विचार के मन में आने की वजह से ही हमारी अनावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति की चाहत है। यदि हम मन को संयमित रख विचार करें तो गलत राह हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। प्रायश्चित वो माध्यम है
जिससे मन में उठी पीड़ा का हलचल पाया जा सकता है। प्रश्न दूसरा देखते हैं मित्रों कि गांधी जी ने नशे के शौक की पूर्ति के लिए क्या क्या किया। क्या क्या किए, हमने अभी ऊपर निबंध में पढ़ा है मित्रों कि उन्होंने नौकर की जो जेब से पैसे चुराने लगे, अपने भाई के कड़े बेच दिए, और वो जो ठूठ बचे रहते थे, एक पौधे का जो रहता था उस ठूठ उसका जला के उसे फूकने लगे। पढ़े हैं ना ऊपर हम लोग अभी। तो चलिए देखते हैं बीड़ी की आदत ने गांधी जी से क्या क्या कराया। तो मनुष्य अपने शौक की पूर्ति के लिए जीवन भर की पूंजी लगा देता है। मनुष्य की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आदत उसके आसपास रहने वाले लोगों की देन है। वास्तविक अर्थों में मनुष्य की मानसिकता का बदलना आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। मनुष्य की मानसिकता का बदलना क्या है मित्रों, आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। यही परिवेश हमारा भविष्य निर्धारित करता है। गांधी जी अपने आसपास बीड़ी पीते हुए लोगों को देखा करते थे। किनको देखते थे मित्रों, उनके निबंध में हम अभी पढ़े हैं ना ऊपर, काका जी को, और सोचते थे कि बीड़ी पीते हुए लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है। गांधी जी सोचते कि बीड़ी पीने से फ़ायदा होता है या बीड़ी के गंध से आनंद मिलता है। धुआं उड़ाने में आनंद की तलब ने बीड़ी पीने की इच्छा प्रबल की। गांधी जी की उम्र उस समय कितनी थी, 12-13 वर्ष की थी। गांधी जी के पास बीड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। पैसों के अभाव में अपने काका जी के बीड़ी पीने के बाद बची हुई इस ठूठ को चुरा कर पीने लगे। ठूठ को पीने से कम धुआं निकलता था, इस कारण धुआं उड़ाने का आनंद उन्हें नहीं मिला। तो क्या किए मित्रों, गांधी जी को बीड़ी खरीदने के चाह में चोरी करना प्रारंभ करना पड़ा। नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों से एकाध पैसे रोज चुराने लगे। अब बीड़ी खरीदने के बाद उसे रखने की समस्या हुई, क्योंकि बड़ों के सामने बीड़ी रख नहीं सकते थे और न ही पी सकते थे। कुछ हफ्ते पैसे चुराने का काम चलता रहा और चोरी छिपे बीड़ी पीते रहे। फिर किसी से पता चला कि एक पौधा होता है जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और उससे भी धुआं निकलता है। उस पौधे का डंठल ढूंढ कर लाया गया और फूकने लगे, पर इससे भी आनंद नहीं मिला। कुछ समय बाद बीड़ी पीने का शौक समाप्त हो गया, लेकिन कुछ समय के इस शौक ने गांधी जी को चोरी करने पर मजबूर कर दिया था। नशे के शौक में जूठी बीड़ी चुरा कर पीने लगे, नौकर की जेब से पैसा चुराने लगे। उस समय गांधी जी की चोरी कर हिंसा के मार्ग पर चल पड़े थे। प्रश्न तीसरा देखते हैं मित्रों, महात्मा गांधी जी के अनुसार प्रायश्चित क्या है। एक और इसी किस तरीके से एक और प्रश्न किया जा सकता है कि प्रायश्चित के संदर्भ में गांधी जी के विचार पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के अनुसार प्रायश्चित क्या है। तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना ही प्रायश्चित है। प्रायश्चित के माध्यम से अपने अपराध को कम करने का प्रयास किया जाता है। सदचित आचरण का व्यवहार कर अपने पापों की क्षमायाचना करना प्रायश्चित है। मनुष्य के किसी बात पर आत्मग्लानि करते हुए माफ़ी मांगना कम देखा गया है। अधिकांश दंड के डर से लोग अपने अपराध को छुपा लेते हैं मित्रों, कि हमें ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा अपने से सोच के अपराध करके अपने अपराधों को छुपा लेते हैं। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दंड का निर्धारण अपराध की श्रेणी से निर्धारित होता है। जितना बड़ा अपराध उतना ही बड़ी सजा भी मिलती है। शारीरिक दंड का प्रावधान हमारे कानून में है। हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि अच्छे कर्म करने से सद्गति और बुरे कर्म करने से दुर्गति होती है। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य पाप और पुण्य की श्रेणी में रखा जाता है। समय रहते अगर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते तो मृत्यु पश्चात यमराज हमें उसे दंड अवश्य देते हैं। बोलते हैं ना मित्रों कि नरक में सजा मिलेगी तुमको अपने कर्मों का। तो बाल्यावस्था में सुनी हुई यह सब बात आजीवन हमें बुरी संगति, बुरा व्यवहार करने में रोकता है। प्रायश्चित करके आत्मसंतुष्टि होती है। किसी भी वस्तु को नष्ट करने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम उसे नष्ट करने के बाद पुनः हूबहू नहीं बना सकते। इसी प्रकार किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमें खुश नहीं होना चाहिए। चोरी करना, हत्या करना, झूठ बोलना, यह सब क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है मित्रों। इससे बचना चाहिए। मनुष्य आत्मसंतुष्टि रखते हुए इन सभी अपराधों से बच सकता है, लेकिन अनजाने में या जानकर अपराध हो जाने पर उसे स्वीकार करना आवश्यक है। अपराध की स्वीकार्यता आपके अपराध को कम करती है। अपराध के दंड स्वरूप प्रायश्चित आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अपराध के लिए आपको सजा मिले, आप जेल में रहकर दिन व्यतीत करें। आत्मग्लानि सबसे बड़ा प्रायश्चित है। क्या मित्रों, आत्मग्लानि, पश्चाताप। सबके समक्ष अपनी गलती स्वीकार करना सीखना चाहिए। गांधी जी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। वह अपने पिताजी से सच कहकर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे।
15 साल की उम्र में अपनी गलतियों का एहसास गांधी जी को हो गया था। चिट्ठी में अपने सभी अपराध लिख दिए और पिताजी को चिट्ठी देकर उनके समक्ष अपराधी को की भांति बैठ गए। गांधी जी द्वारा किए गए अपराध में झूठी ठूठ, बीड़ी चुराना, नौकर के जेब से पैसे चुराना और भाई के साथ उनके सोने के कड़े के टुकड़े बेचना, यह सब बात पिताजी से छिपी हुई थी। इसके कारण गांधी जी का अपराध बोझ बढ़ते जा रहा था, अतः प्रायश्चित करना आवश्यक था। प्रश्न चौथा देखते हैं मित्रों कि आत्महत्या की धमकी का असर नहीं होता। महात्मा गांधी जी के इस कथन की व्याख्या कीजिए। उन्होंने बताया मित्रों कि आत्महत्या का विचार आना सरल है, लेकिन आत्महत्या कर पाना अत्यंत कठिन। तो यही में देखते हैं, अथवा आत्महत्या पर गांधी जी के विचार लिखिए। स्वयं पर किया गया प्रयोग दूसरों के द्वारा दोहराने पर अधिक प्रभावी नहीं लगता। 12-13 वर्ष की उम्र में गांधी जी स्वयं आत्महत्या के विषय में सोचे थे ना, धतूरे के बीज ले जाकर वो खाने वाले थे और आत्महत्या करने वाले थे। सुने थे कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनको क्या है, उनको उनमें हिम्मत नहीं हुई और आत्महत्या की कोशिश भी करते हैं। आत्महत्या करने के लिए जंगल जाकर क्या करते हैं, धतूरे के बीज लाते हैं, लेकिन 2-4 बीज खाने के बाद और बीज खाने की हिम्मत नहीं हुई, तुरंत मृत्यु न हुई तो बच जाने पर क्या होगा, यह भय मस्तिष्क में समा गया। होता है ना मित्रों कि अगर मृत्यु नहीं हुई तुरंत तो तड़पते हैं ना, इसलिए आत्महत्या करने पे भी, तो यह भय उनके मस्तिष्क में समा गया। शरीर को खत्म करने से क्या सभी दुख दूर हो जाते हैं। गांधी जी जिस पराधीनता से मुक्ति के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, उस आत्महत्या के सम्मुख जाकर उन्हें पराधीनता होना ठीक लगा। 12-13 साल के बालक का मन स्वतंत्रता चाहता है। पराधीनता जैसा शब्द या माहौल घर की 4 दीवारियों को समझा जाता है। बच्चे बड़ों से अपनत्व की चाह रखते हैं, अपनापन का। बड़ों की बातों में छोटे बच्चों को दरकिनार कर देने से बच्चों में हीन भावना जन्म होता है। बड़ों की आज्ञा के बिना स्वयं कुछ नहीं कर पाने की भावना गांधी जी को अपने प्रति उपेक्षा लग रहा था। यह उपेक्षा उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। देखिए आत्महत्या क्या होता है मित्रों, मनुष्य के भीतर का अवसाद विकार उसके मृत्यु का कारण बनता है। निराशा के कारण जानबूझकर अपने जीवन की लीला समाप्त करना ही आत्महत्या है। आत्महत्या को गांधी जी ने निकट से अनुभव किया था, क्योंकि वो करने वाले थे ना। निराशाजनक स्थिति में आत्महत्या के विषय में सोचना सुखद अनुभूति देता है। आत्महत्या कर मनुष्य सभी मोह पास से छूट जाने की कल्पना करता है। सांसारिक जीवन में अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन न करने की वजह से संसार से विरक्ति और आत्महत्या का कारण बनता है। बाल्यावस्था में बड़ों के सामने छोटे बच्चों को अनदेखा करना बाल्य मन में ही हीन भावना पैदा करता है, जिसे कभी कभी घर से दूर भागने या आत्महत्या करने का प्रयास किया जाता है। होता है मित्रों, आजकल के समय में अगर कोई अपने माता पिता रोकते हैं अपने बच्चों को तो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं और कर भी लेते हैं। आत्महत्या की कोशिश में असफल होने के बाद की स्थिति मन को विचलित कर देती है। असफल होने पर घर पर पड़ने वाली डांट, धतूरे के बीज खाने से स्वास्थ्य खराब होना, यह सब बातें मन में आते ही गांधी जी को आत्महत्या का विचार छोड़ना पड़ा था। दोबारा आत्महत्या के विषय में न सोचकर बड़ों की बातें मानना उन्हें अधिक संगत प्रतीत हुआ। अतएव गांधी जी पर आत्महत्या की धमकी का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उससे अच्छे तरह से वाकिफ है, करीबी से। 5वां प्रश्न देखते हैं मित्रों कि प्रायश्चित के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा रास्ता चुना, अथवा प्रायश्चित कराने के लिए गांधी जी ने क्या किया था मित्रों। अपने पिताजी को पत्र में सारी चीज़ गलतियां स्वीकार किया था ना। चलिए, प्रायश्चित के लिए गांधी जी ने अपने पिताजी को सच्चाई बताकर माफ़ी मांगने का रास्ता चुना। सच बोलने का साहस गांधी जी में था। सत्य की राह पर चलना कठिन है मगर नामुमकिन नहीं। एक छोटे से बालक के मन में सच बोलने का साहस जागा। झूठ के मार्ग में मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की प्राप्ति से अच्छा सच का साथ देना। महात्मा गांधी ने पिताजी के समक्ष सच बोलने के लिए लिखित माध्यम का सहारा लिया। अपनी बातों को चिट्ठी में लिखकर कांपते हाथों से उनको दे दिया और स्वयं उनके तख्त के सामने बैठ गए। संप्रेषण के माध्यमों से मौखिक और लिखित प्रमुख है। मौखिक संप्रेषण में समय की बाध्यता होती है, जिसके कारण बहुत सी बातें छूट जाती हैं। सबके सामने मौखिक रूप में अपनी बातों को कहने की कला बहुत कम लोगों में होती है। उस पर अपने से बड़ों का लिहाज, डर अलग ही बना रहता है, जिससे बोलने में हिचकिचाहट होती है, बोलने में असमर्थता महसूस होती है। पर अपनी बातों को लिखकर कहा जा सकता है। इसमें किसी बात के छूट जाने की गुंजाइश कम होती है।
अपनी भावनाओं के साथ शब्दों को पिरोया जाता है, जिससे इसकी सार्थकता अधिक होती है। गांधी जी ने चिट्ठी में अपने अपराधों की क्षमा मांगी, अपने सभी दोष स्वीकार किए और दंड की मांग की। चिट्ठी में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी कि वे अपने पुत्र के अपराध को जानकर दुखी न हुए, भविष्य में ऐसे अपराध नहीं करेगा, वह प्रण करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बचपन से ही दृढ़ निश्चय हिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। प्रश्न 6वां देखते हैं। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे भेद डाला। उक्त वाक्य की विवेचना कीजिए। पिताजी को पत्र देते हुए गांधी जी की मन स्थिति कैसी थी, स्पष्ट कीजिए। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे भेद डाला। उक्त वाक्य गांधी जी के मुख से अपने पिताजी के आंसू देखकर निकला, प्रेम देखकर निकला। पिताजी के प्रेम देखकर निकला। पिता पुत्र के रिश्ते की प्रगाढ़ता को अभिव्यक्त करता यह कथन प्रेम में सराबोर है। गांधी चाक देखकर निकला, याचिका प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अपनी गलतियां स्वीकार करने से कोई मनुष्य छोटा नहीं होता, लेकिन गलतियों को छुपाने से प्रत्येक पल भय अवश्य बना रहता है कि गलती पकड़ लिए जाने पर सजा अवश्य मिलेगी। गांधी जी ने अपना चोरी करना स्वीकार किया। पिताजी के सम्मुख मुंह से अपनी गलती बोलने की हिम्मत नहीं बंध पाई, इसलिए पिताजी को पत्र लिखा। मौखिक रूप से नहीं तो लिखित रूप में अपनी बातों को कहा जा सकता है। गांधी जी ने चिट्ठी में लिखकर अपने पिछले दिनों में किए गए अपराध को स्वीकार किया। 12-13 वर्ष में जूठी बीड़ी की चोरी, नौकर के जेब से पैसों की चोरी और 15 वर्ष की उम्र में भाई के सोने के कड़े से एक टुकड़े की चोरी बेचकर कर्ज अदा किया जाना, इन सभी बातों को लिखकर अंत में पिताजी के लिए विनती पूर्वक यह लिखा कि मेरे इस अपराध को हम स्वयं दोषी न माने और दुखी न हो। मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा, यह प्रतिज्ञा करता हूँ। पिताजी को पत्र देकर स्वयं उनके सामने बैठ गए। पत्र पढ़ते ही उनकी आंखों से मोती टपकने लगे। उनको देखकर मैं भी रोने लगा। उस पल जल में मैं शुद्ध बन गया। उस पवित्र जल में क्या वे शुद्ध बन गए। अश्रु में भी प्रेम अनुभव होता है, इस बात को कोई अनुभवी मनुष्य ही समझ सकता है। उक्त घटना को गांधी जी शुद्ध अहिंसा की संज्ञा देते हैं। गांधी जी ने झूठ बोलना, द्वेष करना, किसी को बुरा चाहना, कुविचार आदि को हिंसा माना है। गांधी जी ने सच को छिपाकर हिंसा की थी, अतः वे इसका प्रायश्चित करना चाहते थे। पिताजी ने गांधी जी को माफ़ कर दिया, इसकी प्रामाणिकता उनकी आंखों में बहने वाले अश्रु थे। अतएव गांधी जी ने कहा कि मोती की बूंदों में उस प्रेम बाण ने मुझे भेद डाला। प्रश्न 7वां है। चोरी और प्रायश्चित निबंध की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा चोरी और प्रायश्चित निबंध से हमें क्या सीख मिलती है मित्रों? कि प्रायश्चित, चोरी अगर हमसे कुछ गलती हुई तो हमें उसके समक्ष खड़े होकर अपनी गलतियों का माफ़ी मांगना, प्रायश्चित कर लेना ही सबसे बड़ी प्रायश्चित है हमारे लिए, उस गलती को मान लेना ही। चलिए देखते हैं। चोरी और प्रायश्चित शीर्षक निबंध गांधी जी द्वारा लिखित और महत्वपूर्ण अनुभव का सार है, जो उनके जीवन में घटित घटनाओं को भले ही लघु रूप है, किंतु इन घटनाओं ने उनके भविष्य की दशा को भी प्रशस्त किया है, हरा दिया है। चोरी और प्रायश्चित निबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या देखते हैं? दुर्गुणों से दूरी। इस निबंध में चोरी करने के पीछे इच्छाओं और उनकी पूर्ति के माध्यम से प्रमाणित होता है कि यदि मनुष्य दुर्गुणों का शिकार हो जाए तो उसका मानसिक पतन होने लगता है। दूसरा है मानसिक दुर्बलता। चोरी करने की लत मानसिक दुर्बलता का जनक बनने लगती है। अपनी इच्छाओं की पूर्णता के लिए सही गलत अथवा उचित अनुचित का अंतर भी गौड़ हो जाता है। क्षणिक सुख और दीर्घ मानसिक तनाव। गांधी जी ने अपने संस्मरणात्मक निबंध में उन तथ्यों का उल्लेख किया है जिसमें क्षणिक सुख के लोभ में फंस गए, किंतु उसकी पूर्ति की लालसा उन्हें आत्महत्या जैसे वैधन्य विचारों की ओर ले गई। इस प्रकार उनकी विवेक शक्ति भी क्षीण होने लगी थी। प्रायश्चित एक पवित्र भावना है। किन्हीं मानसिक अस्वस्थता के कारण यदि मनुष्य गलत मार्ग में चलने लगे और उसका विवेक जागृत हो जाए तो फिर प्रायश्चित एक श्रेष्ठ आचरण है। प्रायश्चित करने को भावना उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितनी गंगा जल, क्योंकि इसी भाव से प्रेरित होकर मन व हृदय पवित्र कर्म करने को प्रेरित होने लगती है। साहस का संचार। प्रस्तुत निबंध की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इससे व्यक्ति के मन में प्रायश्चित की भावना जागृत होने पर वह साहसपूर्वक अपने अपराधों में न केवल क्षमा प्रार्थी हो जाता है, अपितु अपराध स्वीकृति की स्थिति उसे किसी भी संघर्ष का सामना करने की प्रेरित करता है। सत्य का दामन न छोड़ना। इसमें कोई संशय ही नहीं है कि गांधी जी सत्य की आराधना ईश्वर की भांति ही करते थे।
सत्य ईश्वर में अभेद है, प्रायश्चित करने की चाह सत्य कहने की और प्रथम प्रस्थान कहलाती है। अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ लघु। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था मित्रों? 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी विदेश में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। चोरी और प्रायश्चित किसका अंश है? उनके आत्मकथक महात्मा गांधी की डायरी उनका अंश है। महात्मा गांधी ने चोरी और प्रायश्चित में किसकी चिट्ठी लिखी थी? पिताजी को। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? राजघाट, नई दिल्ली। तो ये था मित्रों महात्मा गांधी निबंध से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे।